Good morning class 8. Today we'll start with our next chapter in history, chapter number 6, weavers, iron smelters and factory owners. In this chapter we will discuss how the history of textile and iron industries were established in our country and how the industrialization process has started within our country and the other British countries. Let us start with the chapter. सो बेसिकली व्हेन यू सी दिस चैप्टर, सबसे पहले जो आपको ये चैप्टर बताता है वो ये बताता है कि किस तरीके से हमारी जो क्राफ्ट्स थी और इंडस्ट्रीज़ थी ब्रिटिश टाइम से ही, ब्रिटिश रूल से ही, वो स्टार्टिंग से ही दो तरीके की हुआ करती थी. कौन कौन सी थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. दोनों ही ये इंडस्ट्रीज़ जो थी बहुत क्रूशियल थी. क्रूशियल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही जो दोनों इंडस्ट्रीज़ थी इन्होंने ही मॉडर्न वर्ल्ड में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था. मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन. मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन का मीनिंग होता है जब आप किसी भी चीज़ को मशीन से बनाना स्टार्ट कर देते हो. तो कॉटन टेक्सटाइल का जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होने लगा था उसने ब्रिटेन को फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन बना दिया. फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन मतलब फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन बना दिया था 19th सेंचुरी में, जिसने मशीनों से अपना जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया. और इसके बाद जब कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी हमारे ब्रिटेन में और आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ कंट्री में आई, तो उससे ब्रिटेन को क्या कहा जाने लगा? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ब्रिटेन का वो काफ़ी क्लोज कनेक्शन रखता था कॉलोनाइजेशन और इंडिया के कंकेस्ट में. किस तरीके से? आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे वो यहाँ पर सिर्फ अपना व्यापार करने के लिए आए थे, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए आए थे. बट धीरे धीरे जैसे उनको यहाँ पर फ़ायदा लगा वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, वैसे वैसे उन्होंने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनानी स्टार्ट कर दी. और एक टाइम तो ऐसा आया जहाँ पर वो इंडिया की मनी से ही, इंडिया से ही जो पैसे ले रहे थे उसी को वो यूज़ कर रहे थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए. सो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट था वो हमारी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करने में था और किस तरीके से यहाँ पर वो अपने ट्रेड को इंक्रीज़ कर सकते थे उसमें था. लेटर 18th सेंचुरी में कंपनी इंडिया से सामान खरीद रही थी और उनको इंग्लैंड में या यूरोप में बेच रही थी और उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी. जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी कंट्री में बढ़ता गया वैसे वैसे ब्रिटिश जो कंपनीज थी या ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में देखना शुरू कर दिया. किस लिए देखना शुरू कर दिया? सो दैट वो अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल कर सके और इसके साथ साथ वो वहाँ से रॉ मटेरियल को भी आसानी से उठा सके. बट इन सब चीज़ों ने या इन सब फैक्टर्स ने किस तरीके से हमारे इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको कैसे अफेक्ट किया, ये चीज़ हम अब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट के बारे में डिस्कस किया गया है. अगर हम बात करें इंडियन टेक्सटाइल्स की या फिर उसकी हिस्ट्री की तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में. लेट अस लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन. आपको यहाँ पर एक टेक्सटाइल का पैटर्न दिख रहा है. तो उस टेक्सटाइल पैटर्न में 1750 के बाद, 1750 के आसपास, जब तक जो ब्रिटिशर्स थे वो बंगाल को जीत नहीं पाए थे, उस टाइम पर क्या करता था, इंडिया उस टाइम पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर हुआ करता था. इंडियन टेक्सटाइल को पूरी दुनिया में उसकी बेस्ट क्वालिटी के लिए और सबसे अच्छे डिज़ाइंस के लिए जाना जाता था. बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट पे दे वर ट्रेडेड, उनका व्यापार किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ में. कुछ कंट्रीज़ के नेम जो हैं वो कौन कौन से हैं? जावा, सुमात्रा एंड पेनांग. तो इन सारी कंट्रीज़ में हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल थी उन सब का एक्सपोर्ट किया जाता था. उसके बाद हमारी जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्होंने भी इंडिया से कुछ सामान अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, अपनी टेक्सटाइल्स के लिए ख़रीदना शुरू कर दिया और उन सारी चीज़ों से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर उन्होंने वो प्रोडक्ट्स यूरोप में बेचने शुरू कर दिए. ये जो हमारा क्राफ्टमैनशिप्स है और इंडिया की जितने भी अलग अलग कल्चरल और अलग अलग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी उनकी जो मेमोरीज़ है, उनके जो आइडियाज़ है, वो हमें काफ़ी सारे वीवर्स के जो हिस्टोरियंस हैं उनके रिटन प्रूफ्स मिलते हैं. जब भी कोई हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स इंडिया में विज़िट करते थे तो वो यहाँ पर आकर उन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करते थे, उनको देखते थे और अपनी बुक्स में इन सब चीज़ों के बारे में मेंशन करते थे
कि इंडिया का जो क्राफ्ट है वो क्राफ्ट कितना अच्छी क्वालिटी का है। लेट अस डिस्कस कि क्या क्या चीज़ें वो मेंशन करते थे। यहाँ पर आप देख रहे हो वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्रीज, यानी कि जो उनके शब्द हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी। यूरोपियन ट्रेडर्स जो हमारी कंट्री में इंडिया में आए थे, उन्होंने सबसे पहले कॉटन के कपड़े को देखा। वो किस तरीके से देखा, हमारे जो अरब मर्चेंट्स थे, वो अरब मर्चेंट्स मौसूल प्रेजेंट डे में जो इराक में है वहाँ पर आए थे। वहाँ पर उन्होंने कुछ अरब मर्चेंट्स के पास उन कॉटन के क्लोथ्स को देखा जो इंडिया से एक्सपोर्ट कराया गया था। तो क्योंकि वो कपड़ा जो था वो बहुत फाइन क्वालिटी का था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था, इसीलिए वो उसको क्या बोलते थे, मसलिन क्लोथ बोलते थे। मसलिन का जो मीनिंग होता है, अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, यानी कि एक वर्ल्ड वाइड जो भी करेंसी है, नोट है, कॉइन है, वो पूरे देश में या पूरे विश्व में हर जगह पर चल रहा है। जब पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया आए मसालों की खोज में, तो वो कैलीकट में रुके थे, केरला के कोस्ट पर, साउथ वेस्ट इंडिया में। तो इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर साउथ वेस्ट इंडिया में मसालों के साथ साथ एक कपड़े की भी एक क्वालिटी देखी, जिसका नाम उसने कैलिको रख दिया। उन्होंने उसको कैलिको बोला, क्योंकि वो कहाँ से मिला था उनको, कैलीकट से मिला था। एंड कैलिको जो था उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल में यूज होने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्लोथ बन चुका था। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल के बारे में पॉपुलैरिटी का डिस्कशन होता है, उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताया जाता है वेस्टर्न मार्केट्स में। फिगर 3 में हम डिस्कस करेंगे। आपको एक पेज दिखेगा, आप जब बुक में अपना पेज नेक्स्ट टर्न करेंगे, वहाँ पर आपको एक बिल जैसा दिख रहा होगा। उस बिल में आप अराउंड 80 to 100 डिफरेंट कॉटन के क्लोथ्स देख सकते हैं। वो एक बेसिकली बिल है, जो बिल हमें ये डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से डिफरेंट वेराइटीज़ जो थी वो एग्जिस्ट किया करती थी। सी दिस वॉज द बिल आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये आपके नेक्स्ट पेज पर ही है बुक में। तो इसमें अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो ये जो बिल है उसमें 98 डिफरेंट वेराइटीज़ के कॉटन और वूवन क्लोथ्स का बिलिंग इन्होंने किया हुआ है। और इस बिल का जो टोटल अमाउंट होता था, उस बिल में 3,89,000 रुपीज़ का टोटल अमाउंट जो था वो परचेज किया गया था। फिगर में मेंशन भी है, अ पेज फ्रॉम एन ऑर्डर बुक ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1730 में जितने भी कपड़े ऑर्डर किए थे, ये उसका बिल है। नोटिस हाउ ईच आइटम इन द ऑर्डर बुक वॉज केयरफुली प्राइस्ड इन लंडन। लंदन में उसके क्या प्राइजेस थे, यहाँ से उसको किस तरीके से किस अमाउंट में परचेज किया गया था, सारी चीज़ें यहाँ वाले अमाउंट को उन्होंने रुपये में लिखा है, वहाँ वाले अमाउंट को उन्होंने डॉलर में मेंशन किया है। दीज ऑर्डर्स हैड टू बी प्लेस्ड 2 years in advance because this was the time required to send orders to India। यानी कि इनको कम से कम 2 साल पहले तक ऑर्डर करना पड़ता था ताकि उनको इंडिया से वहाँ पर भेजा जा सके, और इनफ अमाउंट ऑफ जो क्लोथ है वो क्लोथ 2 साल में प्रॉपरली उसको वीव किया जा सके और उसको शिप किया जा सके या सेंड किया जा सके। वंस द क्लोथ पीसेस अराइव्ड इन लंदन, जब कपड़ा लंदन में आ जाता था, दे वर पुट अप फॉर ऑक्शन। उनको ऑक्शन होता है किसी चीज़ की बोली लगाना, तो उनको बोली लगाने के लिए रखा जाता था और फिर उनको हाई प्राइसेस पर, ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा फिगर नंबर 4 में, जब आप देखेंगे जामदानी वीव, एक तरीके का डिज़ाइन है जामदानी वीव, अर्ली 20th सेंचुरी में जिसको हम यूज़ करते थे। ये भी एक फाइन मसलिन क्लोथ का ही डेकोरेटिव मटेरियल है, जिसको हम एज अ डोरमेट यूज़ कर सकते हैं, एज अ कारपेट यूज़ कर सकते हैं, और जिसको मशीन पर बनाया गया है लूम में, लूम मतलब मशीन का यूज़ करके। और इसका जो कलर होता था यूजुअली वो ग्रे और वाइट कलर का होता था। ऑफन अ मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड, कॉटन धागा मतलब सूती धागा और इसके साथ साथ गोल्डन धागा भी यूज़ किया जाता था उस कपड़े को डिज़ाइन करने के लिए, उस कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ जामदानी वीविंग वर डेक्का इन बंगाल। सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ पर इस तरीके की कारीगरी की जाती थी वो कौन कौन से एरियाज थे, डक्का बंगाल में और लखनऊ यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि और दूसरे एरियाज में इकट्ठे होकर। सो अगर वापस आ जाते हैं अपने बिल पर, लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोथ इन द बुक। आप अगर बुक में डिफरेंट नेम्स देखेंगे तो उन डिफरेंट नेम्स में आपको जो क्लोथ्स दिखेंगे वो क्लोथ्स अलग अलग तरीके के दिखेंगे। जो कॉटन के क्लोथ्स होते थे उसमें आप चेक करें तो इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले चिन्स, कोसाज,
जिसको हम खासा भी बोलते हैं, एंड बंदना, ठीक है। तो डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिन्स कम फ्रॉम, तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आप जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश वर्ड चिन्स है वो कहाँ से आया है। तो ये बेसिकली एक हिंदी वर्ड से ही निकाला गया है, या हिंदी वर्ड का ही वर्जन है, जिसे हम बोलते हैं छीट। अ क्लोथ विद स्मॉल एंड कलरफुली फ्लावर डिजाइंस, मतलब एक छोटा सा ऐसा कपड़ा या चादर या कोई भी चीज जिस पर छोटे छोटे कलर के फ्लावर्स बने हैं प्रिंटेड डिजाइन्स में। From the 1680s, there started a craze for printed Indian cotton textile in England. 1680 के आसपास क्या हुआ था, जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स थे उनमें लोगों को प्रिंटेड डिजाइन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे थे इंग्लैंड में एंड यूरोप में, क्योंकि उनमें फ्लोरल डिज़ाइंस हुआ करते थे, उनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा फाइन हुआ करता था और वो प्राइस में भी काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। रिच पीपल जो थे इंग्लैंड के, इंक्लूडिंग द क्वीन एलिजाबेथ, इसी तरीके के फैब्रिक के बने कपड़े पहनती थी। सिमिलरली जो वर्ड बंदना है, वो बंदना वर्ड रिफर करता है ये जो हमारे स्कार्फ्स होते हैं जिनको हम बांधते हैं। बेसिकली ये हमारी नेक के लिए यूज़ होते हैं, नेक और हेड पर बांधने के लिए हम अपने बांधनास को यूज़ करते हैं। बंधन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसका जो ओरिजिनल वर्ड है, हिंदी डिराइव्ड वर्ड, वो बंधन, बांधना ही है, जिसका हम यूज़ करते हैं बांधने के लिए। क्लियर? And refer to a variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. Tie and dye एक प्रोसेस होता है कपड़ों को कलर करने का, जो उस तरीके के मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। There were other clothes in other order book that were noted by their place of origin. कुछ कपड़े ऐसे थे जिनका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं था, तो उनको किस तरीके से उनका नाम दिया गया था, जिस जगह से या जिस जगह की मार्केट से वो आते थे उसी जगह के मार्केट के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया था। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कासिम बाजार। कासिम बाजार आप ट्राई कर सकते हैं उस लिस्ट में ढूंढने का भी, सेम पटना नाम से, कैलकाटा नेम से, उड़ीसा और चारपोर, ये सारे नेम्स जो हुए, ये सारे नेम्स हमारे वही हो गए जिनमें हमारे पास ओरिजिनली उनके कपड़े का कुछ नाम नहीं था, पर उन कपड़े की वैरायटीज को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता था, उनकी जो मार्केट्स हुआ करती थी। इस तरीके के वर्ड्स ये शो करते हैं कि इंडियन टेक्सटाइल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अलग अलग जगहों से आते थे, लेकिन अलग अलग जगहों से आने के बावजूद भी वो कितने ज़्यादा फेमस थे। देखो ये आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये एक टाई एंड डाई का पैटर्न दिखेगा, जो एक बंधना है, जो एक स्कार्फ है। फिगर 6 डिस्कस करते हैं। नोटिस द लाइन दैट रन्स थ्रू द मिडल। ये इन लाइंस की बात कर रहे हैं, ये लाइंस देख पा रहे हैं आप, ये जो लाइंस हैं, ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स जो आए हैं वो टाई एंड डाई के पैटर्न्स की वजह से आए हैं। इन दिस ओढ़नी टू टाई एंड डाई सिल्क पीसेज आर सीम्ड टुगेदर विद गोल्डन थ्रेड एम्ब्रॉयडरी। ये जो आपको यहाँ पर इस तरीके का धागा दिख रहा है, ये वाला, ये धागा ऐसा नहीं है कि जॉइंट आया है, ये धागा एक गोल्डन थ्रेड है जिसमें दो स्कार्फ इन्होंने साथ में ज्वाइन किए। कौन से धागे से ज्वाइन किए? गोल्डन थ्रेड से। बंधन पैटर्न्स वर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान एंड गुजरात। बंधन प्रोडक्ट्स जो थे वो यूजुअली हमारे जो राजस्थान और गुजरात के एरियाज थे वहाँ पर प्रिंट किए जाते थे। फाइन। जो इंग्लैंड में वुल और सिल्क मेकर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। यानी कि इंग्लैंड में वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स जो है वो इम्पोर्ट किए जाए या मंगाए जाए, जिसकी वजह से 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक रूल पास किया, जिसमें उन्होंने प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल, जिसको हम छीट बोलते थे, उसका जो इम्पोर्ट था वो इंग्लैंड में बैन कर दिया गया। और हमें पता है क्योंकि ये जो छींट्स था इसे हमने क्या नाम दिया था? कैलिको नाम दिया था। कैलिको नाम क्यों दिया था? क्योंकि ये कहाँ पर मिला था? हमें कैलिकट में मिला था, साउथ वेस्ट कोस्ट केरला में, ठीक है, जिसकी वजह से इस एक्ट को भी नेम क्या किया गया? कैलिको एक्ट नाम दिया गया। इस टाइम पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने इंग्लैंड में डेवलप करना शुरू किया था, इसीलिए उनको ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। वो इंडियन मार्केट के साथ बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पा रही थी, या उनकी जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे वो इंडियन प्रोडक्ट्स या इंडियन टेक्सटाइल के क्वालिटी के साथ मैच नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इंग्लैंड के जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट को बैन करा दिया। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। जो कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री थी वो सबसे पहले बंद कराई गई। इंडियन डिज़ाइंस जो थे वो अब लिमिटेड हो गए, और लिमिटेड होने के साथ साथ इंग्लैंड की गवर्नमेंट क्या थी, या इंग्लैंड की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्या थी, वो कोशिश करती थी वो उन
डिज़ाइंस को इमिटेट करें। इमिटेट का मतलब उन्हें कॉपी करें ताकि लोगों को ये पता ना चले कि वो इंडिया से आए हैं या फिर वो इंग्लैंड में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं। इमिटेट करके उनको इंग्लैंड की मार्केट में ही बेचना चाहती थी। बट क्योंकि क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, जो इंडियंस का टेक्सटाइल था वो टेक्सटाइल फेमस ही सिर्फ इसीलिए था अपनी क्वालिटी की वजह से। Competition with Indian textile also led to a search for technological innovation in England। जब हमारे जो ये इंग्लैंड के लोग थे वो compete कर रहे थे इंडियन टेक्सटाइल के साथ, उसी दौरान इंग्लैंड में एक तरीके की मशीन जिसे स्पिनिंग जेनी बोला गया, उस स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ। 1764 में स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे स्पिनिंग जेनी को इन्होंने क्या किया हुआ है, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पर ये मेंशन है स्पिनिंग जेनी। क्लियर? तो ये जो स्पिनिंग जेनी थी वो इन्वेंट की गई थी। इसका इन्वेंशन जो किया था 1764 में जॉन के ने किया था। आपको ये क्लियरली दिख रहा है। इसका इन्वेंशन क्या था? इसका इन्वेंशन का बेनिफिट ये था कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को या फिर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स होते थे वो हैंड्स का यूज़ करके बनाए जाते थे। चरखा जो होता था, चकली जो होती थी, उसमें फीमेल्स यूजुअली कपड़े बुना करती थी या कपड़े सिला करती थी और फिर उनसे फिर फैब्रिक और फैब्रिक से क्लोथ्स बना करते थे। तो उनको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। बट स्पिनिंग जेनी जो थी वो एक मशीन थी और उससे कपड़ों को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान था। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इंग्लैंड की इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इंडियन टेक्सटाइल्स जो थी वो पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा बना के रखी थी। उनकी मार्केट पर या उनकी हम क्या बोलें कमाई पर कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड के जो लोग थे, इंग्लिश के जो लोग थे, वो काफ़ी प्रभावित थे या काफ़ी अफेक्टेड थे। बेसिकली अब सिर्फ इंग्लैंड ने मना किया था, 18th सेंचुरी के एंड तक भी जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे डच हो गई, डच में जर्मनी, फ्रेंच में फ्रांस और इंग्लिश में इंग्लैंड, वो बहुत सारे प्रॉफिट्स बना रहे थे व्यापार कर करके। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया से अपना सामान मंगाना शुरू किया था। किस तरीके से सामान वो लोग मंगाते थे? बेसिकली वो इंपोर्ट करते थे अपने जितने भी ऑर्नामेंट्स होते थे, सिल्वर ऑर्नामेंट्स वगैरह या फिर जो भी वैल्यूएबल्स होते थे, उन वैल्यूएबल्स को वो हमारी कंट्री में भेजते थे और यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर अपना पॉलिटिकल पावर्स को गेन कर लिया था, या वो वहाँ पर रेडी हो गए थे अपनी डोमिनेट करने के लिए, तो वहाँ पर उनको कोई ज़रूरत नहीं थी अपने प्रीशियस मेटल अपनी कंट्री से इंडिया भेजने के लिए, सो दैट वो इंडियन गुड्स को खरीद पाए। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया? इसके अलावा उन्होंने इंडियंस के साथ ही ट्रिक खेली। किस तरीके की ट्रिक खेली? उन्होंने इंडियन पीजेंट्स से, इंडियन किसानों से ही रेवेन्यू कलेक्ट किया और उसी रेवेन्यू को इंडियन टेक्सटाइल्स के सामान खरीदने के लिए यूज़ किया। ठीक है। ये आपको यहाँ पर जो फिगर दिख रही है, वो फिगर दिख रही है डच सेटलमेंट की, यानी कि जो डच लोग थे, जर्मनी के पीपल थे, वो किस तरीके से इंडिया में कोचीन के कोस्ट पर सेटल हो गए थे, यानी उन्होंने अपने घर बना लिए थे, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेड था वो एक्सपेंड हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, कोचीन, वो लोग समुद्र के रास्ते से कोचीन आए और फिर वहीं पर आसपास सेटल हो गए। उन्होंने अपने फोर्ट्स जो थे वो वहीं पर बना लिए। ये पिक्चर आप देख पा रहे हो ना, इस पिक्चर में यही चीज़ शो हो रही है कि किस तरीके से जो डच थे उन्होंने अपने सेटलमेंट्स अराउंड कोचीन सेटल कर लिए थे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये आपको मैप दिख रहा है। इस मैप में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? where were the major centers of weaving in the late 18th century? इंडिया में कहाँ कहाँ पर वीविंग हुआ करती थी, किस किस जगहों पर मेन सेंटर्स थे जहाँ पर बुनाई, कढ़ाई या फिर कपड़े बना करते थे। तो यहाँ पर आपको कुछ एरियाज दिख रहे होंगे, पंजाब, गुजरात, इनके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं। वो सारे एरियाज लाइक यहाँ पर इन्होंने मैप में मेंशन भी किया हुआ है। जो प्लेन वाइट कपड़ा है, उस प्लेन वाइट कपड़े को इन्होंने किससे शो किया है? स्टार से शो किया है। जो चेक्स और स्ट्रिप के कपड़े हैं उन्होंने उसको प्लस के साइन से शो किया है। छिंट्स को इन्होंने स्क्वायर से शो किया है और ट्राइंगल को इन्होंने सिल्क से शो किया है। तो आप इस मैप को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा कि किस किस एरिया में कौन कौन सी जो चीज़ें थी वो बनाई जाती थी या फिर वो वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी। So if you look at the map, you will notice that textile production was concentrated in 4 regions in the early 19th century. Mainly वो 4 regions में
काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। बंगाल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर। उन 4 में से जो बंगाल था वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, क्योंकि बंगाल जो है वो काफ़ी सारे रिवर डेल्टास के चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए बंगाल में प्रोडक्शन सेंटर्स आसानी से खोले जा सकते थे स्पेशियस होने की वजह से, और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था। ठीक है, क्योंकि 19th सेंचुरी में जो रेलवेज़ हैं वो रेलवेज़ तो डेवलप हुए नहीं थे। अब अगर रेलवेज़ डेवलप नहीं हुए हैं तो उनको या तो वाटरवेज़ के थ्रू ट्रैवल करना होता था या फिर रोड के थ्रू ट्रैवल करना होता था, तो इसीलिए बंगाल एक ईजी टारगेट था। ईस्टर्न बंगाल में एक एरिया है डेक्का, जो अब बांग्लादेश में पहुंच चुका है। वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की चीज़ें बनाई जाती थी। वो वहाँ पर फोमोस्ट सबसे फर्स्ट टेक्सटाइल सेंटर हुआ करता था, और वो मलमल और जामदानी वीविंग के लिए फेमस था। ठीक है, साउथर्न पार्ट में अगर आप देखो मैप के, तो आपको सेकेंड क्लस्टर ऑफ कॉटन वीविंग सेंटर्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें कोरोमंडल कोस्ट के अराउंड, कोरोमंडल कोस्ट इस एरिया में यहाँ की बात हो रही है, ये इस तरफ मेंशन भी है यहाँ पर, ये कोरोमंडल कोस्ट। ये देखिए, मैं मैप को थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ, ये देखो, अब मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट। इस एरिया में अगर आप देखो तो इस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा कॉटन के जो प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन से बनने वाली शीट्स हैं, वो उसके बारे में या उसकी मार्किंग अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, नीचे इसी में अगर हम बात करें, मद्रास, आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात जो थे वो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे जहाँ पर वीविंग और टेक्सटाइल्स जो थी वो बनती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हु वर द वीवर्स? वीवर्स कौन थे? यानी कि जो बुनाई का काम करते थे या जो कपड़े बनाने का काम करते थे, बेसिकली उनको वीवर्स कहा जाता था। और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज थे, यानी कि उनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो किस में थी? वीविंग्स में थी। उनकी जो स्किल्स थी, यानी कि उनको जो ये काम आया था वो काम अपनी पुरानी जनरेशन से आया था। उनके साथ ये सीन था, लाइक उनके दादाजी ने सबसे पहले ये काम किया होगा, दादाजी के बाद फिर उनके पापा ने ये काम किया होगा, और अब जो प्रेजेंट जनरेशन होगी वो प्रेजेंट जनरेशन इस तरीके के काम को कर रही होगी। ठीक है, तो जो टांटी वीवर्स होते थे बंगाल के, जुलाहाज होते थे, ये डिफरेंट इनकी कैटेगरीज हैं कि किस कैटेगरीज में इनको रखा जाता था। तो अलग अलग नेम्स यहाँ पर मेंशन है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर है ये टांटी वीवर्स ऑफ बंगाल, फिर जुलाहाज ऑफ और मोमीन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेल एंड काईकोलर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया। ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ जो हैं इस फर्स्ट वाले पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि कौन कौन सी जो हमारी कैटेगरीज थी, वो कैटेगरीज किसके लिए थी? वो फेमस थी हमारे वीविंग के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो प्रोडक्शन का था स्पिनिंग में आप क्या करते हैं, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, हम क्या करते हैं, वो हम उसमें धागा बनाते हैं, धागे से फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं। तो वो मोस्टली विमेंस करती थी, वो चरखे और तकली की हेल्प से किया करती थी, जो एक घर में ही यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट था, और उसमें धागा बुना जाता था, धागा बनता था। ठीक है, जब स्पिनिंग हो जाती थी, सारा का सारा थ्रेड बन जाता था, कपड़ा बन जाता था, फिर उस कपड़े से जो डिज़ाइन बनते थे या वो जो फैब्रिक बनता था, उस फैब्रिक को बनाने का काम, फैब्रिक बनाने के बाद डाइंग का काम, उसको शेप देने का काम, वो सब कौन करते थे? मेन करते थे। और उन मेंस को हम क्या बोलते थे? रंग रेज। जो कलर्स करते थे उनको या डाई करते थे उनको हम बोलते थे रंग रेज। जो ब्लॉक प्रिंटर्स होते थे, ब्लॉक प्रिंटर्स मतलब जो ब्लॉक डिजाइन्स होते हैं, जैसे इनिशियल वाली हमने पिक्चर्स में यहाँ पर देखा था। मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कौन कौन से पिक्चर्स की मैं बात कर रही हूँ। मूविंग ऑन, ये जो इस तरीके के डिज़ाइन थे, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट वाली पिक्चर दिख रही है, ये दिख रही है ना, इस पिक्चर में जैसे जो ब्लॉक प्रिंट्स हैं, वो सारे के सारे ब्लॉक प्रिंट्स बनाने वाले जो हमारे वर्कर्स होते थे, उन वर्कर्स को हम क्या बोलते थे? हमारे शिपिगार्स। ठीक है, हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट प्रोवाइडेड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियन। यानी कि ये जो काम हुआ करता था हैंडलूम्स का, टेक्सटाइल्स का, इसने काफ़ी सारे लोगों को ऑक्यूपेशन दिया, व्यवसाय दिया, और व्यवसाय देने के साथ साथ काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारा पैसा भी दिया। अभी तक जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में थी और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी। बट अब क्या हुआ, किस रीज़न की वजह से
इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का पतन होना या कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। सो ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था। टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स जो थे इंडिया में वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि एक तो वहाँ पर मशीनों से प्रोडक्शन हो रहा था, मैकेनाइज प्रोडक्शन हो रहा था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और दूसरा वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप किए थे जो ह्यूमंस की टेंडेंसी में फास्टर वर्क करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो वर्कर्स थे, इंडियन वीवर्स थे, उनको काफ़ी लॉस झेलना पड़ा। ठीक है, क्योंकि उन्हें अब ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ compete करना होता था, यूरोपियन अमेरिकन मार्केट्स के साथ compete करना होता था, और जब उनको अपना सामान एक्सपोर्ट करना होता था इंग्लैंड में, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि उन पर काफ़ी सारे टैक्स थोप दिए गए, भर दिए गए। क्योंकि अगर उनको अपना सामान या माल जो भी है टेक्सटाइल उसको बेचना है, तो उसके लिए उन्हें हैवी टैक्सेस, हैवी ड्यूटीज़ पे करनी होंगी ब्रिटेन को। तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में कॉटन टेक्सटाइल्स ने जो इंग्लैंड है वहाँ पर काफ़ी अच्छे से तरक्की कर ली थी, और इंडियन ट्रेडिशनल मार्केट्स को या फिर जो वहाँ पर मार्केट सेटअप हुई थी उनको वहाँ से रिप्लेस कर दिया गया था। अमेरिका और यूरोप में थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स वहाँ से बाहर निकाल दिए गए थे, जो इंडियन वीवर्स हुआ करते थे, और उनके पास अब कुछ भी काम करने के लिए नहीं बचा था। जो बंगाल में वीवर्स थे, जो बंगाल में वीविंग का काम किया करते थे, उनको इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा झटके में डाला। इंग्लिश और यूरोपियन कंपनी ने इंडियंस से अपना सामान खरीदना बंद कर दिया, और उनके एजेंट्स कोई भी सामान अब उनको नहीं देते थे। एक कंडीशन ऐसी भी आ गई थी जहाँ पर हमारे जो वीवर्स थे उन वीवर्स को खाने तक के लाले पड़ गए थे। ये आप पिंक बॉक्स देख रहे हो, पिंक बॉक्स में यही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि किस तरीके से जो हमारे इंडियन वीवर्स थे उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि जिसकी वजह से उन्हें खाने के लिए भी भूखा रहना पड़ा। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, किस तरीके से हमारी कंट्री ने भी फिर मशीनाइज्ड प्रोडक्शन स्टार्ट किया और हम वापस से मार्केट में आए। ठीक है।